तो तुम सच में प्रेतों पर विश्वास नहीं करते? सफ़ेद बालों वाली वो दुबली रहस्यमयी वृद्धा अचानक रुक गई। उसकी धुंधली आंखें मुझे ऐसे घूरने लगीं जैसे वो परख रही हो क्या मैं उसकी कहानी सुनने लायक हूँ या नहीं। फिर मैंने जल्दी से कहा, नहीं, मैं सुनना चाहता हूँ सब कुछ। ये कहानी क्या थी, सब कुछ क्या था, जानने के लिए आप सुने ये कहानी। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कहानी अजब गजब स्टोरीज फॉरएवर। मैंने कहा, मैं सुनना चाहता हूँ। वृद्धा ने कांपती आवाज़ में कहना शुरू किया। ये बहुत पुराने दिनों की बात है। उस समय मैं उत्तर भारत के बर्फीले पहाड़ी कस्बे देवगिरी में अपने बड़े भाई का घर संभाल रही थी। जनवरी का महीना था। हर छत पर बर्फ जमी थी और हर रात घाटियों में अजीब सी भयानक आवाज़ें गूंजती थीं। एक शाम मुझे याद है, मेरी पुरानी सहेली निशा, उसका पत्र मुझे मिला। उसने लिखा कि उसका पति सेना के साथ हिम सीमा के एक दूरस्थ शिविर में गया है। वह अपनी छोटे बेटे के साथ अकेली एक वीरान कोठी में फंसी हुई है। उसने मुझसे आने की विनती की। मैंने कागज़ को अच्छी तरह पढ़ा, फिर फोल्ड कर दिया, पर मैंने मना करना चाहा। पर न जाने क्यों उस पत्र के शब्दों में एक अजीब डर छिपा था, जैसे कोई मदद नहीं बल्कि बचाव मांग रहा हो। फिर कुछ दिन बाद मैं बर्फ़ से ढके पहाड़ों के बीच चलने वाली पुरानी रेलगाड़ी से निकली। शाम के ठीक 6 बजे, जब धुंध इतनी घनी थी कि हाथ भी मुश्किल से दिखे, मैं कालशिला स्टेशन पहुंची और फिर वो ट्रेन आगे बढ़ गई। प्लेटफॉर्म लगभग सुनसान था। बस मेरी सहेली काली शॉल में लिपटी ठंडी धुंध के बीच खड़ी थी, परेशान। लेकिन उसका चेहरा वैसा नहीं था जैसे मैं याद करती थी। वो डरी हुई थी और बेहद थकी हुई दिख रही थी। उसकी आंखें बार बार स्टेशन के पीछे जमे बर्फीले जंगल की ओर उठ जाती, जैसे कोई हमें देख रहा हो। स्टेशन के बाहर एक पुरानी लकड़ी की घोड़ा गाड़ी खड़ी थी। गाड़ीवान ने एक शब्द भी नहीं कहा और जैसे ही हम रवाना हुए, उसने सिर्फ एक बार मेरी ओर देखकर फुसफुसाया, मैडम, अगर रात 12 से पहले कोठी पहुंच जाए तो ठीक है, वरना अपना रास्ता खुद चुन लेता है। फिर घोड़ों की टापें, बर्फीले रास्ते पर पहियों की चरमराहट, बहुत तेज़ आवाज़ें सुनाई दे रही थी। गाड़ी जमे हुए देवदारों के बीच बढ़ती गई। फिर मैंने पहली बार वह देखा, सड़क के किनारे बर्फ में आधा धंसा एक लंबा काला आदमी, बिल्कुल स्थिर। उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ खाली सफ़ेद धुंध। मैंने घबराकर अपनी दोस्त से पूछा, वो कौन है? वो कांपते हुए बोली, पीछे मत देखना बिल्कुल, वो अगर एक बार गाड़ी के पीछे चल पड़ा तो घर तक साथ आता है। हम उस लकड़ी की पुरानी बग्घी में चलते चले जा रहे थे और जल्द ही वह जमी हुई सफ़ेद सड़क पर बहुत तेज़ी से दौड़ने लगी। घने देवदारों के बीच निशा रास्ते भर अपने छोटे बेटे के बारे में बोलती रही। मेरा बेटा करीब करीब 4 साल का है, मगर उम्र से बहुत ज़्यादा बोलता है और कभी कभी ऐसी बातें कहता है जो डरा दे। उसने हंसने की कोशिश की, पर उसकी हंसी में कुछ भी गर्माहट नहीं थी। मैं बच्चों से कभी घुलती मिलती नहीं थी। मुझे हमेशा लगता था बच्चे ऐसी चीज़ें देख लेते हैं जिन्हें बड़े अक्सर नज़रअंदाज करते हैं, और ना जाने क्यों और ऐसा कोई वाक़या सुनकर मेरे भीतर एक अनजाना डर जाग उठा। बहुत देर बाद हम उस कोठी पर पहुँचे। बर्फ़ से ढकी ऊंची अंधेरी कोठी और अजीब तरह से शांत। निशा ने उतरते ही पूछा, पहले किससे मिलोगी, कमला से या चाय पहले लोगी? मैंने तुरंत कहा, मैं चाय पीऊँगी, क्योंकि सच तो ये था, उस घर में कदम रखते ही मुझे अजीब सा डर लग रहा था। मैंने जल्दी जल्दी चाय ख़त्म की। अजीब बात यह थी कि उस वक्त घर में कोई था ही नहीं। जल्दी से निशा ने अपने बेटे को बुलाया। बेटा मुझसे बेहद गर्मजोशी से मिला। फिर निशा वहाँ से चली गई। उसका छोटा बेटा मुझसे बहुत देर तक बातें करता रहा, अपने स्कूल और किताबों की बातें। और फिर उसने डरते डरते एक बात बताई जिससे मैं भी बुरी तरह डर गई। उसने कहा, हर रात को वो आता है 2 बजे के बाद, रात के 2 बजे के बाद। ऐसा उस बच्चे ने मुझे बताया। लेकिन मैंने पूछा, बेटा कौन आता है? उसने कहा, एक लंबा काला व्यक्ति, अजीब सा और बेहद डरावना। वो अक्सर घर के चक्कर लगाता है। मैंने ऊपर वाली खिड़की से उसे देखा है, पर वो मुझे नहीं देख पाया। ऐसा कहते हुए
वो बच्चा चुप हो गया। इतनी देर में निशा आ गई और उसने मुझसे बातें की कि ये मेरा बेटा तुमसे क्या बातें कर रहा था। मैंने कहा वो किसी व्यक्ति के बारे में बता रहा था। तो निशा ने ये बातें हंसकर टाल दी। मैं भी फिर अपने काम में लग गई और थोड़ी देर बाद हम खाना खाकर सोने चले गए। कुछ दिन ऐसे ही आराम से बीत गए, मगर एक रात मुझे आज भी याद है, हम लोग खाना खाकर सोने जा रहे थे। तब निशा के बेटे ने मुझसे कहा, आप आज रात ध्यान रखिएगा, शायद वो आए। मैंने सोचा कि ये शायद कोई सपना देखता है और इसलिए ये डर जाता है, इसलिए ये उल्टी सीधी बातें कर रहा है। ये बातें मैंने निशा से भी कहीं, पर उसने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, तुम आराम से सो। मैं सोने लगी और फिर इस बात के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा और थोड़ी देर में मुझे गहरी नींद ने आ घेरा। मुझे पता नहीं चला कि कब उस खटखट की आवाज़ से मैं जाग गई। कभी तो लगता कि ये खटखट की आवाज़ खिड़की से आ रही है, कभी ऐसा लगता कि नीचे वाले दरवाजे से आ रही है, कभी ऐसा लगता कि मेन डोर से आ रही है, और फिर छत पर किसी के चलने की आवाज़। कोई लगातार छत पर चल रहा था, कभी सीधा कभी उल्टा, लेकिन लगातार चल रहा था। और फिर बीच बीच में ऐसी आवाज़ आती जैसे वो कोई बुरी तरह से भारी पैरों को पटक रहा हो, और ऐसा जैसे वो छत को तोड़ने की कोशिश कर रहा हो अपने ही पैरों से। बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ें, और फिर से वो ही चलना शुरू हो जाता, इधर से उधर, उधर से इधर। पता नहीं क्या हो रहा था। फिर मैंने निशा को उठाया और उससे कहा कि मुझे लगता है कि छत पर कोई है। निशा ने कहा, कुछ नहीं है, ये तुम्हारे मन का वहम है। ये कोठी काफ़ी पुरानी है और इस जगह पर है जिससे तुम्हें बाहर की आवाज़ें अंदर सुनाई दे रही हैं। और ये कहकर निशा ने मुझे चुप करा दिया। पर मैं वो आवाज़ सुनना चाहती थी, पर फिर कोई आवाज़ नहीं आई। मैं फिर से सो गई और फिर सुबह ही मेरी आँख खुली। सुबह देखा तो निशा किसी औरत से बात कर रही थी। जब मैंने उससे पूछा कि कौन है, तो उसने बताया ये कमला है। कमला बहुत सालों में बदल चुकी थी। मैंने पूछा, कमला तुम कैसी हो? उसने मुझे बहुत अच्छी तरह से जवाब दिया। उसने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम यहाँ पर इस कोठी में क्यों आई हो? तब मैंने उसको बताया कि मुझे निशा ने बुलाया था, क्योंकि उसका पति बाहर है, इसलिए उसको अकेले डर लग रहा था। पर जो बात फिर कमला ने मुझे बताई, उससे मेरा शक यकीन में बदल गया। उसने कहा, इस जगह को जितनी जल्दी हो सके छोड़ दो और निशा को भी बोलो, शायद वो तुम्हारी बात मान जाए। मैं उसे अभी यही कह रही थी कि यहाँ से चले जाओ, क्योंकि यहाँ पर रुकना ज़्यादा दिन तक ठीक नहीं है। ये जगह भूतहा है और यहाँ पर ऐसी ऐसी बातें हुई हैं कि कोई भी यहाँ पर आना पसंद नहीं करता है। फिर मैंने कमला से कहा, तो तुम यहाँ क्यों आई हो? उसने कहा कि निशा के ज़ोर देने पर वो इस घर की सफाई करने के लिए सिर्फ आज आई है और इसके बाद वो शायद ही आए। मैं उसकी बातों को समझ गई और मैंने कहा कि मैं निशा से बात करूँगी। वो सफाई करके चली गई। मैंने निशा से कहा कि मुझे कमला ने कुछ बताया है इस जगह के बारे में, क्या ये बिल्कुल सच है? तब निशा ने कहा, हाँ, मैंने तुम्हें शुरुआत में बताया था। तुमने वो जो एक साया देखा था, जानती हो तुम, जब हम बग्गी से इस कोठी की तरफ आ रहे थे? हाँ हाँ, मैंने ज़रूर उस भयानक साये को देखा था। हाँ, बस वही यहाँ पर है और वो रोज़ रात को यहाँ आता है। जो रात को तुमने आवाज़ें सुनी वो वही था। लेकिन मैं इस घर को छोड़ के नहीं जा सकती, क्योंकि मेरा बहुत कीमती सामान यहाँ पर है और जब तक मेरे पति नहीं आते ये मेरी मजबूरी है कि मैं इस जगह को नहीं छोड़ सकती। मैंने बहुत ज़ोर दिया और मैंने कहा कि इस घर को ताला लगाकर हम कहीं चले जाते हैं, लेकिन उसने चोरी वगैरह के डर से यहाँ से जाने से मना किया। उसने कहा कि यहाँ पर चोरी की वारदातें भी हुई हैं, इसलिए उसका बेहद कीमती सामान यहाँ पर है और वो उसे नहीं छोड़ सकती, ये उसकी मजबूरी है। खैर, तुम चिंता मत करो, वो किसी को कुछ नहीं कहता, बस वो इसी तरह से आता है और चला जाता है। मुझे भी लगा कि अगर हम उसे ना छेड़ें तो वो हमें भी कुछ नहीं कहेगा। और फिर मैंने उससे कहा कि मैं बस 1-2 दिन और यहाँ रुकूंगी और उसके बाद मैं भी चली जाऊंगी। इस तरह से तो यहाँ रुकना बहुत मुश्किल काम है। शाम हुई, फिर रात हो गई। अब नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी।
मैंने निशा की तरफ देखा और फिर से उससे कहा, तुम अपने इस प्यारे बच्चे के साथ इस भयानक जगह पर कैसे रुक सकती हो? क्यों ना आज ही रात हम यहाँ से चले जाएं? मगर उसने मना किया कि नहीं, उनके हस्बैंड को आना है, यानी कि उसके पति को आना है, वो तभी जा सकती है। मैंने फिर कुछ नहीं कहा और हम लोग फिर से सोने चले गए। अजीब बात थी, उस रात कुछ भी नहीं हुआ और अगली सुबह हमने पाया कि वो गाड़ीवान वहाँ पर आया हुआ था और वो निशा से कुछ बातें कर रहा था। मैंने निशा से पूछा कि वो क्या कह रहा था। उसने कहा वो परसों यहाँ से अपने गांव जा रहा है और अगर कोई काम हो तो वो उन्हें बता दें। हमें कोई काम नहीं था उससे, बस एक बार हमें बाज़ार ज़रूर जाना था। और उसी शाम को मैं, निशा और उसका बेटा शाम को बाज़ार चले गए। हमने वहाँ पर कुछ ख़रीदारी करी, घर का सामान लिया, चाय की पत्ती वगैरह और खाने का कुछ और सामान, ब्रेड अंडे और थोड़ा और घर का सामान। इस काम में हमें काफ़ी देर हो गई और हमें लौटते लौटते रात के 11 बज गए। गाड़ीवान हमें बाहर छोड़कर जाने वाला था और तभी उसने देखा कि बाहर मेन गेट पर कोई शख्स खड़ा है। उस लकड़ी के दरवाजे के बाहर एक पतली लंबी आकृति खड़ी थी, लेकिन कुछ ही देर बाद वो पतली लंबी आकृति और लंबी और बड़ी होने लगी। ये देखते ही गाड़ीवान चिल्लाया, अरे ये तो वही प्रेत है, आप लोग गाड़ी में आए, हमें यहाँ से निकलना होगा। और तभी हम कूद कर गाड़ी में चढ़े, निशा, उसका बच्चा और मैं, और गाड़ीवान ने गाड़ी भगा ली। अजीब बात यह थी कि जब गाड़ीवान ने पीछे मुड़कर देखा तो वो साया हमारे पीछे आ रहा था। करीब आधे घंटे तक उस साये ने हम लोगों का पीछा किया और फिर हम नज़दीकी पुलिस स्टेशन पहुँचे, जहाँ पर हमने ये रिपोर्ट लिखवाई कि उस घर में चोरी हुई है, यानी कि उस कोठी में चोरी हुई है और अब हम वहाँ नहीं रह सकते। हमारी हालतों को देखकर उन्होंने हमारी बातों पे विश्वास कर लिया और पुलिस अगले दिन वहाँ पर पहुँची, मगर वहाँ पर उन्होंने देखा कि कोई भी चोरी नहीं हुई है। और तब निशा ने बताया कि हमें ऐसा लगा था जैसे घर के अंदर कोई है और उसने काफ़ी चीज़ें ख़राब कर दी हैं और घर के अंदर पूरी तरह से चोरी करने की कोशिश की गई है, लेकिन चोरी नहीं हुई थी। पुलिस ने इसकी पुष्टि करी। उन्होंने कहा कि आप चाहें तो दोबारा से घर की एक एक चीज़ को चेक कर सकते हैं। हमने पुलिस के साथ सारी चीज़ें चेक करी और अपना कीमती सामान एक बैग में भर लिया और पुलिस के साथ ही वापस स्टेशन तक आ गए। हमने गाड़ीवान का बहुत धन्यवाद किया। गाड़ीवान ने भी कहा कि वो उस कोठी पर अब कभी नहीं जाएगा। मैंने फिर निशा से कहा कि वो थोड़े दिन मेरे साथ मेरे घर पे रहे और जब तक उसका पति ना आ जाए तब तक वो वहीं रहे। जब उसका पति लौटा तब उसने सारा किस्सा उसको सुनाया। पति भी बेहद डर गया। उसने कहा कि अब वो उस कोठी में दोबारा कभी वापस नहीं जाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी स्टोरी देवगिरी की भूतिया हवेली। ये स्टोरी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलें। मेरे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, उन्हें भी अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर एंजॉय कीजिए। डियर फ्रेंड्स, अब आप महज सब्सक्राइबर्स नहीं फैमिली हैं, तो देखते रहिए कहानियाँ अजब गजब स्टोरीज फॉरएवर। फ्रेंड्स, वो हाइप बटन प्रेस करना भी ना भूलें। डियर फ्रेंड्स, आप सब लोगों की बहुत अच्छी सेहत और ब्राइट फ्यूचर की कामना के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। मिलते हैं आप सब लोगों से मेरे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।